आज हम 11th अकाउंट सब्जेक्ट के अंतर्गत दोहरा लेखा प्रणाली अध्याय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इस संबंध में आते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांत में पहला पॉइंट है दो पक्षों पर प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली का प्रमुख सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, इसलिए दोनों पक्षों में लेखा किया जाना आवश्यक है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि प्रत्येक सौदा दो पक्षों को प्रभावित करता है, जिसमें एक पक्ष मूल्य का त्याग करने वाला तथा दूसरा पक्ष मूल्य को प्राप्त करने वाला होता है। इस तरह से दोहरा लेखा प्रणाली के प्रमुख सिद्धांत में जो भी व्यवहार होते हैं, व्यवहार से तात्पर्य यहाँ पे लेन देन से है, इसमें एक साथ दोनों पक्षों पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए माल के नगद क्रय अथवा विक्रय के सौदे में एक पक्ष माल का तो दूसरा पक्ष रोकड़ का होगा, जिन्हें खाता शब्द से संबोधित किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यापारिक सौदा दो पक्षों को यहाँ पर प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट है दो प्रकार का प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सौदे से प्रभावित दो खातों पर पड़ने वाला प्रभाव भी दो प्रकार का होता है। अतः नियमानुसार एक खाते को डेबिट एवं दूसरे खाते को क्रेडिट किया जाता है। जैसा कि मोहन को 1000 रुपये का माल उधार बेचा। इस सौदे में एक ओर मोहन के पास माल में वृद्धि हो रही है, किंतु दूसरी ओर हमारा माल घट रहा है। इसी तरह माल में नगद क्रय करने पर हमारे माल में वृद्धि होगी, किंतु दूसरी ओर रोकड़ घट जाती है। तीसरा है विपरीत पक्ष में प्रभाव। दोहरा लेखा प्रणाली का तीसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सौदे से प्रभावित दो अलग अलग खातों पर पड़ने वाला प्रभाव विपरीत होता है। दोनों खातों में एक समान राशि की प्रविष्टि की जाती है, किंतु यह प्रविष्टि एक खाते के डेबिट पक्ष में तो दूसरे खाते के क्रेडिट पक्ष में की जाती है। उदाहरण के लिए 10,000 रुपये की मशीन खरीदी गई। इस सौदे में 10,000 रुपये की प्रविष्टि मशीन खाता तथा रोकड़ खाता दोनों में ही की जाएगी, परंतु मशीन खाता के नाम पक्ष में और रोकड़ खाते के जमा पक्ष में, अर्थात दोनों खातों के विपरीत पक्ष में 10,000 रुपये का लेखा करना होता है। चौथा पॉइंट है दो खातों में एक साथ लेखा होना। दोहरा लेखा प्रणाली का अंतिम महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि सौदे से प्रभावित दोनों खातों में एक साथ लेखा किया जाता है, अर्थात सौदे से प्रभावित दोनों खातों में एक समय में एक साथ ही लेखा किया जाता है। जैसे प्रशांत ने निशांत से 1000 रुपये का माल उधार खरीदा। इस सौदे में प्रशांत अपनी पुस्तकों में निशांत तथा क्रय खाते में एक साथ लेखा करता है। इसी तरह निशांत भी अपनी पुस्तकों में प्रशांत तथा विक्रय खाते में एक साथ लेखा वह करेगा।
उपर्युक्त सिद्धांतों का अध्ययन करने के बाद यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक सौदे से एक व्यापारी की पुस्तकों में दो खाते विपरीत दिशा में प्रभावित होते हैं और नियमानुसार उसमें से एक खाते को सौदे की राशि से डेबिट एवं दूसरे खाते को उसी राशि से क्रेडिट किया जाता है। यहाँ यह कहना अनुचित होगा कि प्रत्येक नामे के लिए एक जमा का होना आवश्यक है। इसी कारण इस पद्धति का नाम दोहरा लेखा प्रणाली रखा गया है। इसके बाद अब हम आते हैं खातों का वर्गीकरण। खाता किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या लाभ हानि का खाता बही में एक संक्षिप्त विवरण होता है। लेखांकन में प्रयोग किए जाने वाले खातों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें पहला है व्यक्तिगत खाता और दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते को तीन भागों में फिर से बांटा जाता है, जिनमें पहला स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता, दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और तीसरा होता है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते को भी दो प्रकार से बांटा जाता है, जिनमें पहला है वास्तविक खाता और दूसरा है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। अवास्तविक खाते को फिर से दो भागों में बांटा जाता है, दृश्य या मूर्त वास्तविक खाता और दूसरा है इसी में अदृश्य या अमूर्त वास्तविक खाता। पहला व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता ही व्यक्तिगत खाता कहलाता है। यह खाता किसी व्यक्ति से किए गए लेन देन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। इस खाते में निम्नलिखित तीन प्रकार के व्यक्तिगत खाते शामिल किए जाते हैं, जिनमें पहला है स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता। यह स्वाभाविक या प्राकृतिक व्यक्तियों के नाम से संबोधित किए जाते हैं, जैसे राम, श्याम, कृष्ण, गोपाल आदि का खाता स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। इसी में है दूसरा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। कानून द्वारा निर्मित व्यक्ति से संबंधित खाते को ही कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहते हैं। वास्तव में ये व्यक्ति प्राकृतिक नहीं होते, परंतु कानून की दृष्टि में उनको व्यक्तिगत माना गया है, जैसे कि फर्म, कंपनी, बैंक, बीमा कंपनी, कोई संस्था आदि। तीसरा है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता ही प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहलाता है। वास्तव में यह खाता व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जाता, वरन उस नाम से खोला जाता है जो किसी व्यक्ति का किसी व्यवहार में प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता पूंजी खाता एवं आहरण खाता होता है, जो व्यापार के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाला खाता, जिन्हें मजदूरी देना बाकी है, उनके लिए अदत्त मजदूरी खाता और अन्य उदाहरणों में पूर्वदत्त बीमा खाता, उपार्जित या अनुपार्जित कमीशन खाता आदि शामिल होते हैं। इस तरह से स्वाभाविक व्यक्तिगत खाता में हम आसपास जो व्यक्तियों को देते हैं उनके नाम से, यदि व्यापार में व्यवहार होते हैं तो उनके नाम से खाते खोले जा सकते हैं।
कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है और जिन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता जो किसी व्यवहार के का प्रतिनिधित्व करते हो, ऐसे खातों के लिए प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता खोला जाता है। अब दूसरा आता है अव्यक्तिगत खाता। वस्तु, संपत्ति तथा आय, व्यय या लाभ हानि से संबंधित विस्तृत विवरण देने वाला खाता अव्यक्तिगत खाता कहलाता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला वास्तविक खाता और इसी में है दूसरा अवास्तविक खाता। वास्तविक खाता जो खाते वस्तु और संपत्ति से संबंधित होते हैं, उन्हें वास्तविक खाता कहा जाता है। वस्तुगत खाते में व्यापार के माल या वस्तु से संबंधित खातों को शामिल किया जाता है, जैसे कि क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी आदि। संपत्ति के खातों को भी दो प्रकार की संपत्ति के खाते शामिल किए जाते हैं, जिनमें पहला है दृश्य या मूर्त संपत्ति। दृश्य या मूर्त संपत्ति से आशय उन संपत्तियों से है जिसका भौतिक स्वरूप होता है, अर्थात जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे मूर्त या दृश्य संपत्ति खाता कहा जाता है। जैसा भवन, फर्नीचर, रोकड़ आदि इसमें शामिल होते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा है अदृश्य या अमूर्त संपत्ति। अदृश्य या अमूर्त संपत्ति वे संपत्ति को मानते हैं जिनका कोई भौतिक स्वरूप उपलब्ध नहीं होता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, जैसे कि ख्याति, ट्रेडमार्क, सरकारी अधिकार आदि इसमें शामिल होते हैं। अब इसी के अंतर्गत दूसरा पॉइंट है अवास्तविक या नाम मात्र के खाते। व्यापार की आय तथा व्यय और लाभ हानि का विस्तार से वर्णन देने वाले खाते को ही अवास्तविक या नाम मात्र के खाते कहे जाते हैं। ये खाते वास्तव में खाते नहीं होते, केवल सौदे के स्वभाव को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें अवास्तविक या नाम मात्र के खाते कहा जाता है। जैसे कि वेतन खाता, मजदूरी खाता, कमीशन खाता, किराया, ब्याज, डूबत ऋण आदि इसमें शामिल होते हैं। अब हम आते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के सोपान या प्रमुख भाग। इसमें पहला है प्रारंभिक लेखा। प्रत्येक सौदे का लेखा सर्वप्रथम प्रारंभिक पुस्तकों में किया जाता है। प्रारंभिक पुस्तकों का स्वरूप या निर्धारण व्यापार के स्तर के आधार पर होता है। छोटे व्यापार के लिए व्यापारी द्वारा संपूर्ण सौदों को एक ही पुस्तकों में लिखा जाता है, जिन्हें जर्नल कहा जाता है, एवं बड़े व्यापार के लिए व्यापारी द्वारा जर्नल के स्थान पर कई बहियां जैसे क्रय बही, विक्रय बही, क्रय वापसी बही आदि को इस उद्देश्य के लिए रखे जाते हैं। इसी के अंतर्गत दूसरा होता है वर्गीकरण। लेखांकन की द्वितीय सोपान के अंतर्गत प्रारंभिक बहियों के वर्गीकरण से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत सौदों से प्रभावित सभी खातों को खोला जाता है। जिस बही में इन खातों को खोला जाता है उसे खाता बही कहते हैं। खाता बही में लेखों की प्रविष्टि को खतियाना या खतौनी कहा जाता है। तीसरा है इसी में सारांश तैयार करना। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट होता है तलपट बनाना। खातों की अंकगणितीय शुद्धता की जांच के लिए खाता बही की सहायता से तलपट बनाया जाता है। खातों को डेबिट शेष तलपट के डेबिट शेष में तथा क्रेडिट शेष को तलपट के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार रखे गए खातों से तलपट बनाने पर इसके डेबिट तथा क्रेडिट के योग बराबर होते हैं। तलपट की सहायता से अंतिम खाते आसानी से तैयार किए जा सकते हैं। अंतिम खाता
व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए बनाया जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार खाता तथा लाभ हानि एवं चिट्ठा आदि बनाया जाता है। इसके बाद अंत में आते हैं विश्लेषण एवं निर्वचन। अंतिम खातों का विश्लेषण करके व्यवसाय की उपार्जन शक्ति एवं वित्तीय स्थिति के बारे में निर्वचन किया जाता है। व्यवसाय के भविष्य के संबंध में आवश्यक निष्कर्ष भी निकाले जा सकते हैं। इसके बाद शेष अगले वीडियो में बतलाया जाएगा।